ओके, हाउ टू राइट अ प्रेसी। अगर आपने एक प्रेसी लिखनी है, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंशन को, एक पैसेज को आपने रिड्यूस करना है, कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है, शॉर्ट करके लिखना है, तो आपने क्या करना होता है, प्रेसी लिखनी होती है। प्रेसी लिखने के कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो है कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स लिखी है, आपने उनको फॉलो करना है तो आपकी प्रेसी मजीद बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। कि आप अगर एक पैसेज को रीड करोगे, जब आपने उसको रीड कर लिया होगा तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स विच आर अननेसेसरी। तो आपने क्या करना है, उनको इग्नोर कर देना है, तो इससे आपका पैसेज थोड़ा सा फिल्टर हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अवॉइड रिपीटेशन। आप एक चीज गौर करना कि आपके पैसेज में ना कुछ आइडियाज रिपीट हो रहे होंगे, रेकर कर रहे होंगे, बार बार आ रहे होंगे। तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एक बार ही लिखना है एक जगह पे। लेट सपोज आपने एक ही जगह उसको लिख दिया, फिर उसके बाद जहां पे भी रिपीटेशन थी वहां से रिमूव कर दिया, तो आपका पैसेज थोड़ा सा और फिल्टर हो जाएगा। यूज एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब का इस्तेमाल करो, पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा कि स्टूडेंट्स, लेट्स मेक यूज ऑफ दिस टाइम, make use of this time and study our course. Let's make use of this time and study our course. Let's make use of this time and study of our course. ऐसे भी let's use this time, let's use this time to study our course. Let's make use of this time to study our course. Let's use this time to study our course. तो देखिए यहाँ पे एक, एक, दो, तीन, आपके पास तीन वर्ड्स जो ना एक्स्ट्रा थे क्योंकि आपने पैसिव वर्ब्स का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा कि योर परफॉर्मेंस इज एन इंडिकेशन दैट यू विल पास। वह जो परफॉर्मेंस है वो एक इंडिकेशन है कि तुम ये पेपर पास कर लोगे। सही है। मैं कह सकता था कि योर परफॉर्मेंस इंडिकेट्स, तुम्हारी परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रही है कि तुम पास कर लोगे। तो इज एन इंडिकेशन, अगेन आपके पास दो एक्स्ट्रा वर्ड आ गए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पैसेज को शॉर्ट कर सकते हो। तो एक्टिव वर्ब का इस्तेमाल करो। यूज एक्टिव सेंटेंसेस। तो आपने पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट यूज पैसिव सेंटेंसेस। अगर तुम पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, एक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो पैसेज है थोड़ा सा और फिल्टर हो जाएगा। यूज शॉर्टर वर्ड्स। एक वर्ड है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इंस्टेड आप कह सकते हो सैलरी। सैलरी भी अच्छा वर्ड है, इससे छोटा वर्ड है पे। तो रेम्यूनरेशन का सैलरी, सैलरी का पे। अब सर मुझे हर वर्ड का शॉर्टर वर्जन तो नहीं पता होगा, लेकिन जितनों का पता हो उतना फायदा हो जाएगा। एबीडी कह रहे सर यू विल की जगह यूल कह सकते हैं। देखो, आपने कोशिश करना है, आपने कोशिश करना है, आपने इबॉनिक्स नहीं लिखने, आपने इबॉनिक्स नहीं लिखने, गोना, वाना। और आपने क्या करना है, एब्रिविएट नहीं करना चीजों को, जैसे कि यूल, दिल, ऐसे नहीं करना। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो फुल दोनों वर्ड्स लिखने हैं, ये कोशिश करना है। ठीक है। चाहे वो लेटर हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो प्रेसी हो, चाहे वो शॉर्ट रिपोर्ट हो, चाहे वो मेमो हो, आपने ये नहीं लिखना। आप अगर लिख रहे हो ना यू विल, तो आप इसको जो ना इस तरीके से नहीं कीजिएगा। आप इसको यूं नहीं कीजिएगा, ये गलत इंप्रेशन जाता है। अगर गलती से करते तो कोई इतना मसला नहीं है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग पूरे पेपर में परेशान हो, लेकिन जहां पे नजर आए ना तो उसको सही कर लेना। ठीक है। मस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस इन वन, ये होगा। आपके पास लेट सपोज ऐसे लिखा होगा कि यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस लिखा है ये, फिर आपके पास एक सेंटेंस लिखा है ये, फिर आपके पास एक सेंटेंस लिखा है ये। ठीक है, तीन सेंटेंसेस लिखे। आप इनको क्या कर सकते हो, आइडियाज को मर्ज करके आप ऐसे एक सेंटेंस बना सकते हो। या आप सेंटेंस बना लो, तो इससे क्या होगा कि आपका अगेन जो पैसेज है काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। कंसाइज इट टू 1/3 ऑफ द एक्चुअल पैसेज। देखिए ये रूल ऑफ थंब है। ये रूल ऑफ थंब है कि आपने क्या करना है, 1/3 करना है। यानी कि अगर आपके पास 100% पैसेज है, 100 मार्क्स का पैसेज है, सॉरी 100 वर्ड्स का पैसेज है, तो आप उसको रिड्यूस करोगे टू 33 वर्ड्स। आप इसको 33 वर्ड्स में रिड्यूस करोगे। सही है।
सर यहाँ पे रूल ऑफ थंब ये है, लेकिन अगर आपको आपको जैसे लेट सपोज आपको दिया हुआ है 300 वर्ड्स का ऐसे, अब 300 का मतलब क्या है कि आपको इसको रिड्यूस करना है 100 पे, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि आपने इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस इट टू 150। तो तुम बताओ क्या करोगे, वन थर्ड करोगे या 150 में लिखोगे, 100 पे लिखोगे या 150 में लिखोगे, जल्दी बताओ। 300 वर्ड्स है तो उसको 100 पे रिड्यूस करोगे, 150 पे रिड्यूस करोगे, 150 पे रिड्यूस करोगे। जो एग्जामिनर कह रहा है, जो एग्जामिनर कह रहा है वो करोगे। रूल ऑफ थंब क्या है, आप इसको वन थर्ड पे करोगे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने एक्सप्लिसिटली कह दिया, ये तो वही वाली बात है ना, तो एग्जामिनर जो है वो कह रहा है कि आपने जो है डिटेल एज्यूम कर लेनी है, तो आपने डिटेल एज्यूम कर ली, लेकिन एग्जामिनर ने आपको नाम दिया हुआ है, आपका आपको आपका नाम बताया राशिद, आपको आपका नाम बताया राशिद, आपने बोला मैं तो लड़की हूं, मैं तो अलीना हूं, मैं तो अलीना ही लिखूंगी। नहीं भाई, जब एज्यूम करने को कहेगा तो एज्यूम करोगे, एज्यूम नहीं करने का कहेगा तो जो खुद कहेगा वही करना है। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है, अगर कुछ नहीं कहा हो तो वन थर्ड, बिल्कुल सही बात है, सात सही है। अब आई बिलीव ये सात बातें आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब प्रेसिज देखते हैं, उसकी प्रेसी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपका जरा साथ चाहिए, सही है, जरा गौर से देखिएगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको एक दफा रीड कर लूंगा, पहले मैं इसको एक दफा रीड कर लूंगा, मैं इसको स्पीड में रीड कर रहा हूँ क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम। ये एक पैसेजेस को मैं एक दफा फुल रीड कर रहा हूँ स्पीड में, सही है। अगली बार से क्या होगा कि मैं अज्यूम करूंगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी रीड कर लिया है, पहली बार में आप इसको पूरा रीड करोगे, दूसरी बार में आप इसको थोड़ा थोड़ा रीड करके चलोगे। मैं स्पीड में रीड कर रहा हूँ, ठीक है। Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong. As a matter of fact, both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that method of science and religion are different. The method of science is observation, experiment, and experience. Science take its recourse to progressive march towards perfection. The rule of religion are faith, intuition, and spoken words of the enlightened in general, while science is inclined towards reason, rationality, and spiritualism is essence of the religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspect of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature, fire, sun, river, rocks, trees, snakes, etc. The holy scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. The priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chain. Last, truth was flouted, and progressive, liberal, and truthful ideas or ideas expressing doubt, skepticism were suppressed and their holders punished. In these trying circumstances, the science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others heard. फिर लिखा है बाय एंड बाय साइंस गेन्ड ग्राउंड, सही है। ये आपके पास एक पैसेज लिखा हुआ है सर, पढ़ के मुझे लिटरली, अगर मैं पहली बार इसको रीड करता ना, मुझे 30% तो कॉन्टेक्स्ट समझ आ चुका है, सही है। साथ देखो, ऐसे नहीं करना, पहले आपने वन गो में पूरा रीड करना है, पहले आपने वन गो में रीड किया, उसके बाद आप चाहो तो दूसरी गो में आप पैराग्राफ पैराग्राफ रीड कर लो। अब दूसरी गो में क्या करना है, आपने पहला पैराग्राफ रीड करना है, उसको समझना है, फिर दूसरा पैराग्राफ करना है, उसको समझना है, फिर तीसरा पैराग्राफ करना है, उसको समझना है, फिर तीसरी बारी में आपने लाइन बाय लाइन रीड करनी है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीडिंग करके समझ लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। जैसे मुझे एक जगह एक चीज नजर आई तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे हाईलाइट करते रहिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेट का इश्यू तो नहीं आ रहा दोस्तों, जल्दी बताओ। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो वर्ड्स ढूंढने जो कि वो वर्ड्स ढूंढने जो कि रिपीटेटिव है। देखो यहाँ पे आपके पास रिपीटेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। अब ये मुझे कैसे पता चले, मुझे इनका मीनिंग पता था। अगर आपको पता चल जाए तो देख लीजिएगा, नहीं पता चल जाए तो फिर मुझे बता, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। एक चीज है, मुझे पता है तो मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, जब मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है।
इंटरनेट का अगर इश्यू है ना तो मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा इंटरनेट को चेंज करता हूँ, 1 मिनट मुझे दे दे सर। जी दोस्तों, अब बेहतर है? फीडबैक जल्दी बताएं। चले परफेक्ट। ओके। अब मैंने क्या किया कि एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया जिसमें मुझे लगा था कि यार यहाँ पे जो है ना ये तीनों वर्ड्स, अब मैं इंस्टेड 3 वर्ड्स यहाँ पे एक वर्ड लिख दूंगा, तो यहाँ 1/3 वाला रूल अप्लाई हो गया। 3 वर्ड्स थे, मैंने एक वर्ड लिख दिया, सही है। एनोबल, एलिवेट, लिबरेट का मतलब एक ही होता है, बढ़ाना, इज्जत को बढ़ाना। तो आप क्या कर सकते हो, एक वर्ड यूज सकते हो, एनोबल, एलिवेट या लिबरेट में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो, सही है। इस तरीके आपको और भी रिपीटेटिव वर्ड्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते पढ़ते पढ़ते चलते हैं, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले तो हाईलाइट कर दीजिएगा, मुझे कोई मिलेगी तो मैं हाईलाइट कर दूंगा, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रेसी लिख रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे तो यहाँ पे प्रेसी लिखता रहूंगा, फिर आगे जाके देख लेंगे हमने प्रेसी लिखी है सही क्या नहीं लिखी, सही है। Many people believe that science and religion are contrary to each other. Many people believe that science and religion are contrary to each other. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि साइंस और रिलीजन जो है अलग अलग हैं। बट दिस नोशन इज रॉन्ग, बट ये चीज गलत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बल्कि हकीकत ये है कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो। मैंने कहा देखो, मैनी पीपल बिलीव दैट, मैनी पीपल बिलीव दैट, ये क्या है, ये आपके पास वो अननेसेसरी वर्ड्स है जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कितने लोगों को जो है बिलीव है, कितने लोगों को बिलीव नहीं है। वॉइस का इश्यू हो रहा है सबके सामने, इंटरनेट इश्यू। जी अब बेहतर है, ठीक है। ओके, अब लिखा हुआ है, मैंने मैनी पीपल बिलीव दैट अननेसेसरी वर्ड से उनको मैंने हटा दिया, सीधा सीधा कह सकता हूँ ना कि द साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। मुझे क्या जरूरत है ये सारी बात लिखने की, मैंने तो मैं लिखूंगा साइंस एंड religion are not contrary but complementary जी दोस्तों, कंफर्म कर दें कि आपको आवाज सुनाई दे रही है, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लाइट नहीं होती है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, बस अफसोस कर सकते हैं हम। साइंस की बातें कर रहे हैं हम लोग, पता नहीं कहाँ पे मौजूद है, अल्लाह माफ करे। सही है। ओके, फिर से एक दफा हिम्मत गैदर करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें बहुत डिमोटिवेट करती है लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि दो सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया। मैंने कहा साइंस एंड रिलीजन आर नॉट कॉन्ट्ररी बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैंने क्या किया, इन दोनों लाइनों को, इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया इनटू वन। कितने वर्ड्स बन रहे थे यहाँ पे बन रहे थे 28 वर्ड्स। ये नजर आ रहा है आपको बॉटम लेफ्ट साइड पे 28 वर्ड्स बन रहे थे, और मैंने इनको रिड्यूस कर दिया इनटू, इनको रिड्यूस कर दिया इनटू 11। मैंने इनको 11 वर्ड्स के अंदर रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग के पास रिडक्शन होना शुरू हो गई है, सही है। आगे लिखा हुआ है बट दिस नोशन, आगे लिखा हुआ है द एम ऑफ बोथ दीज इंस्टीट्यूशन इज टू एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस।
कि इन दोनों के जो पर्पस है वो ये है एक्सप्लेन करना कि इंसान की जिंदगी क्या है, यूनिवर्स की और ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं साइंस एंड रिलीजन आर नॉट कॉन्ट्ररी बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक्सप्लेनिंग लाइफ, यूनिवर्स एंड और एग्जिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, इन तीन सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया इनटू वन। फरहान कह रहे बट सर इस लाइन में सेम वर्ड जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और कंट्रास्ट आ रहे हैं, इतना मसला नहीं होता है। अगर तुमने इसमें जो है वो यूज करने हैं सिनोनिम्स तो यूज कर लो। तो ये कर सकते हो, साइंस एंड रिलीजन आर नॉट अपोजिट बट सिमिलर टू ईच अदर। लो भाई, सही है। साइंस एंड रिलीजन आर नॉट अपोजिट बट सिमिलर टू ईच अदर, एक्सप्लेनिंग लाइफ, यूनिवर्स एंड आवर एग्जिस्टेंस। अब अगर तुम देखो ये तीन लाइनें, ये कितने की थी? ये आपके पास थी 45 वर्ड्स की। अगर आप तुम इसको देखते हो तो 17। मैंने 45 को 17 कर दिया सक्सेसफुली। मैं वन थर्ड वाले रेशियो पे चल पा रहा हूं। मैंने क्या किया, तीन सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में रख दिया। देयर इज नो डाउट दैट द मेथड ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट। The method of science is observation, experiment, and experience. Science take its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are fate, intuition, and spoken words of the enlightened. In general, science is inclined towards reason and rationality. Spiritualism is the essence of religion. अब यहाँ पे आप देखो तो दो बार आइडियाज रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने पहले ये बात की कि दोनों डिफरेंट है, बोले इन दोनों में डिफरेंस है, पहली बात ये हुई। फिर डिफरेंस बताया कि भाई डिफरेंस ये है कि साइंस जो है ये कर रहा होता है, सही है, और रिलीजन जो है वो ये कर रहा होता है। ये बात फिर रिपीट हुई और फिर उसके बाद ये बात फिर रिपीट हुई। तो तीनों को आप एक दफा लिख सकते हो, आप कर सकते हो। हाँ, आप ये कर सकते हो। साइंस इज प्रोग्रेसिव, साइंस इज प्रोग्रेसिव एंड वर्क ऑन ऑब्जर्वेशन एंड experiments and religion works on spoken words. Science is religion is spiritual and sorry religion is spiritual and works on spoken words। ये आपने लिख लिया। अब इसमें कोई मुझे कहेगा कि सर यहाँ पे भी जो है आपने जो है वो सेम वर्ड्स यूज कर लिए, तो आप प्रोग्रेसिव की जगह यूज कर सकते हो साइंस इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड वर्क ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। सही है। ऑब्जर्वेशन की जगह आप कर दो एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। रिलीजन इज स्पिरिचुअल एंड वर्क्स ऑन स्पोकन वर्ड्स। तो ये क्या हुआ कि आपने पूरे इस पैराग्राफ को दो वर्ड्स में तोड़ दिया। ये लिखा है आपके पास 105 वर्ड्स, देखो 105 वर्ड्स है, आपने इसको तोड़ दिया इनटू 36। अगेन वन थर्ड का रेशो चल रहा है। कैसा, सही है? आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। सलमान कह रहे हैं सर प्रेसी में प्रोवाइडेड ऑल एल्स फॉलोड द टर्न ऑफ गिवन पैराग्राफ भी मेंटेन रखना होता है अपने प्रेसी में, बिल्कुल ऐसे रखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को तोड़ दिया इसके अंदर। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब तुम लोग चाहो तो एक ही पैराग्राफ में सारी बात लिख लो, पैराग्राफ तोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अगले पैराग्राफ की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं रीड करते करते लिखता हूँ। इन अर्लियर टाइम्स एक काम करना, इसके सर पे लिखते हैं, मिला दूंगा बाद में। In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspect of nature.
कि शुरू के वक्तों में जब इंसान आया था अर्थ पे, अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान अर्थ पर आया था तो वो अर्लियर टाइम्स ही थे, सही है। तो यहाँ पे इन अर्लियर टाइम्स क्या है, अननेसेसरी वर्ड है। व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ ही वाज ओवरऑट एट द साइट ऑफ वायलेंट। अब वायलेंट एंड पावरफुल, अब आपने कोई एक वर्ड यूज करना है, वायलेंट एंड पावरफुल की जगह आपने एक ही वर्ड यूज कर लेना है, एस्पेक्ट ऑफ नेचर। फिर लिखा हुआ है कि इन सर्टेन केसेस usefulness of different natural objects of nature overwhelmed thus begin the worship of forces of nature। अब यहाँ पे क्या, फायर, सन, रिवर, रॉक्स, ट्रीज एंड द स्नेक एटसेट्रा। अब ये चाहो तुम यूज कर सकते हो या फिर तुम इसको एज पूरा का पूरा हटा सकते हो, सही है। द होली स्क्रिप्चर्स वर रिटन बाय दोज हु हैड डेवलप्ड हार्मनी between external nature and their inner self। Their object was to ennoble, elevate and liberate the human spirit and mind। यहां तक पूरे उसमें ना एक ही बात की जा रही है, ये पूरी एक बात की जा रही है, बात यहां से चेंज होगी नीचे से। But the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage। Thus the entire human race was in chain। यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई पहले के वक्तों में लोग जो ना नेचर को देख के बहुत घबरा जाते थे, उससे बहुत इंस्पायर होते थे, तो वो उनकी पूजा करना शुरू कर देते थे, उनके स्कल्पचर बनाते थे, उनके जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना दिया करते थे ताकि जो है उनकी पूजा कर सके, उनको इज्जत दे सके। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, उसकी मोनोपोली शुरू कर दी उन नॉलेज की, और अपने एडवांटेज के लिए यूज करना शुरू कर दिया, सही है। तो यहाँ पे आपके पास दो बातें लिखी हुई है, आप इनको किस तरीके से कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, एक मिनट थोड़ा सोचने दो मुझे। हाँ, इनिशियली, इन अर्लियर टाइम हो गया इनिशियली, इनिशियली ह्यूमन स्टार्टेड worshipping initial human started worshipping natural forces due to their powerful characteristics। Initially, humans started worshipping natural forces due to their powerful characteristics। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने वर्ड्स को चेंज करना है, जैसे लेट्स सपोज स्टार्टेड की जगह क्या हो जाएगा, बिगिन, छोटा वर्ड है। इनिशियली ह्यूमन बिगेन वर्शिपिंग नेचुरल फोर्सेस ड्यू टू देयर पावरफुल, पावरफुल वर्ड अगेन यूज हो चुका है, तो पावरफुल की जगह क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम। कैरेक्टरिस्टिक बड़ा वर्ड है, आपके पास फीचर है, आपके पास ट्रेट्स है, तो मैंने कह दिया देयर ट्रेट्स। इनिशियली ह्यूमन बिगेन वर्शिपिंग नेचुरल फोर्सेस ड्यू टू देयर एक्सट्रीम ट्रेट्स। तो यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ को बेसिकली रिड्यूस कर दिया है, मैंने इस पैराग्राफ को रिड्यूस कर दिया, देख रहे हो तुम। साथ, देखो बहुत से लोगों को प्रेसी आती नहीं है, एक प्रेसी करवा लो, दो दो प्रेसी, तीन प्रेसी करवा लो, इसके बाद में शॉर्ट रिपोर्ट पर आ जाऊंगा। शॉर्ट रिपोर्ट यूल बी सरप्राइज, इससे भी आसान है, शॉर्ट रिपोर्ट इससे भी आसान है, ट्रस्ट मी। एक दफा तुम ये कर लो, उसके बाद शॉर्ट रिपोर्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, सही है। अक्सर लोग प्रेसी में गलती करते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं, सही है। फिर आगे लिखा हुआ है आपके पास कि ये जो होली स्क्रिप्चर्स जो है वो लिखे जाते थे ताकि डेवलप की जा सके हार्मनी एक्सटर्नल नेचर इनर सेल्फ में। इनका जो पर्पस था स्क्रिप्चर बनाने का और वर्शिप करने का, कि उन पावरफुल चीजों को इनोबल किया जाए, एलिवेट किया जाए, लिबरेट किया जाए, तो यहाँ पे कर सकते हैं वर्शिपिंग दीज ऑब्जेक्ट्स वाज टू एलिवेट, मैंने कहता ना एक बार लिखूंगा, एलिवेट worshipping these objects was to elevate them in the minds of the people to achieve
इनर सेटिस्फैक्शन। इन चीजों की, इन ऑब्जेक्ट्स को जो है पूजने का, वर्शिप करने का जो पर्पस था, वो ये था कि इनको एलिवेट कर सके। वर्शिपिंग देम दीज ऑब्जेक्ट्स वाज टू एनेबल देम इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो इन देयर माइंड्स, इन देयर माइंड्स टू अचीव इनर सेटिस्फैक्शन। सही है। वर्शिपिंग दीज ऑब्जेक्ट्स वाज टू एलिवेट देम इन देयर माइंड्स टू अचीव इनर सेटिस्फैक्शन। आपके पास ये जो लाइनें थी, इसको भी मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैंने रिड्यूस कर दिया, देख रहे हो, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया। सही है। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, बट द प्रीस्टली क्लास टुक अपॉन itself the monopoly of scriptural knowledge and interpreting them to its own advantage, thus the entire chain was in chains। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो कि later some opportunist started exploiting religious knowledge and suppressing opposition, that is the earlier scientists। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियली ह्यूमन बिगन वर्शिपिंग नेचुरल फोर्सेस ड्यू टू देयर एक्सट्रीम ट्रेड्स, वर्शिपिंग दीज ऑब्जेक्ट्स वाज टू एलिवेट देम इन देयर माइंड्स टू अचीव इनर सेटिस्फैक्शन। Later, some opportunists started exploiting religious knowledge and suppressing opposition, that is the earlier scientists। कौन कौन से, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जब सामने सच आया, सही है, प्रोग्रेसिव, लिबरल और ट्रुथफुल आइडियाज आए, तो उन आइडियाज को क्या किया गया कि सप्रेस किया गया, और जो उनके होल्डर्स थे, जो आइडियाज लेकर आते थे, उनको पनिश किया गया। फिर लिखा हुआ है कि इन सर्कमस्टांसेस में साइंस एमर्ज किया। सही है, कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट फ्री थिंकर्स है, जैसे कि कॉपरनिकस, ग्लाइलियो, ब्रूनो, उनको जो है हर्ट किया गया। सही है, लेकिन साइंस ने अल्टीमेटली अपनी जगह बना दी। सही है, तो यहाँ पे लिखा है अर्ली साइंटिस्ट। अब लिखो कि लेट सपोज लिख सकते हो कि, हाँ, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो, ब्रूनो एंड कोपरनिकस एटसेट्रा were tortured initially, but initially the earlier scientists, important scientists like Galileo, Bruno, and Copernicus, Galileo, Bruno, Copernicus, etc., were tortured initially, but ultimately, after a lot of after a lot of difficulties, science eventually prevailed। सही है। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोट करो, मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो सारी बातें लिखी थी ना, कि जो है उनको टॉर्चर किया गया, उनको पनिश किया गया, मैंने उन सबको एक जगह कर दिया
कि अल्टीमेटली साइंस जो प्रिवेल की, तो गेंड ग्राउंड का मतलब क्या था, मैंने उसको प्रिवेल में चेंज कर दिया, 2 वर्ड्स की जगह 1 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पे आपका पैसेज मिल चुका है। अब मैं इनको मिला देता हूँ तो मुझे मेरा पूरा ऐसे पूरा जो प्रेसी है वो मिल जाएगी। ये रहा। अब मैं अगर इसको पूरे पैसेज को देखता हूँ तो ये कितना है आपके पास, 95 वर्ड्स का ये पैसेज है। और टोटल वैसे कितना था, चेक कर लेते हैं। 95 का है, और यहाँ कितना था आपके पास, 280। तो मैंने इसको 1/3 में कम कर दिया। ठीक है। फरहान कह रहे हैं कि सर ट्रुथ वॉज फ्लाउटेड एंड प्रोग्रेसिव। ट्रुथ जो है, फ्लाउटेड का मतलब ये है कि जो सच्चाई है वो चीखती थी, वो खुद सामने आने की कोशिश करती थी। सही है। और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि वो आगे बढ़ने वाला था। सच जो है वो चीखता हुआ था और आगे बढ़ने वाला था, तो वो सामने उसको लोग दबाते थे। सही है। तो 280 वर्ड्स के पैसेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू 95 वर्ड्स प्रेसी। सही है। तो ये आपके पास प्रेसी लिखी भी आ चुकी है। अब आई बिलीव कि इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, और आपको इसके अच्छे खासे मार्क्स मिल जाने चाहिए। सही है। ये रे मेरी लिखी हुई प्रेसी, पेट्रोल एक्स। और ये जो मैंने पहले लिखी थी उसको देख लेता हूँ। सही है, ये रहा आपके पास। सही है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें कितने वर्ड्स हैं, 99। और इसमें कितने हैं, 95। अपने ही चीजों का मजीद बेहतर कर सकते हो। आप दोनों को एक नजर सिर्फ देखो क्या क्या चीजों में फर्क है और कौन कौन सी चीजें सिमिलर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऊपर वाला भी मैंने लिखा है, नीचे वाला भी मैंने लिखा है, तो ऊपर वाली बहुत सारी चीजें मुझे याद रह गई थी, तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। जी दोस्तों। नहीं, सिनोनिम लिखना जरूरी नहीं होता। हर आपको जो है वो हर चीज का सिनोनिम नहीं लिखना है, लेकिन कोशिश किया करो कि लेट्स सपोज आपके पास कोई 20 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं, तो 20 में से कम 6-7 के तो सिनोनिम लिख लिया करो। कम से कम 6-7 के तो सिनोनिम लिख लिया करो, फायदा होगा। सही है। ये देखो अगला पैसेज आपके पास आ रहा है, डायबिटीज। ये भी आपके असाइनमेंट में से है, इसको रीड कर लेना। इसकी प्रेसी भी यहाँ पे लिखी हुई है, उसको रीड कर लेना। सही है। ये पैसेज 3 है। ये मैंने पिफा से निकाला है, मैं ये रीड कर देता हूँ, सिर्फ ये समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको हैंड आउट दे दूंगा। देखो पैसेज 3, प्रेसी 3। पैसेज 4, प्रेसी 4। पैसेज 5, प्रेसी 5। पैसेज 6, प्रेसी 6। तो ये तुम लोग जो ना प्रेसीज देख लेना सारी। मैं तुम्हें एक प्रेसी और बता देता हूँ, इसके बाद जो ना तुम लोगों ने खुद फिर बाकी प्रेसीज देख लेनी है। एक पैसेज प्रेसी मैं करा देता हूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेसी लिखना सीखेंगे। तो प्रेसी लिखने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, जो टेक्स्ट आपको दिया हुआ है आप उसे कंप्लीटली रीड करते हो 1 गो में, स्पीड में। नंबर 2, फिर आप सेंटेंस वाइज रीड करते हो और उसे कंसाइज करते हुए चलते हो हर सेंटेंस को। नंबर 3, फिर आपने जो कंसाइज वर्जन निकाला है आप उसकी वर्ड काउंटिंग करते हो। अगर वो 120 125 में जा रहा है तो आई थिंक इट्स गुड टू गो, अदरवाइज आप थोड़ा सा उसको मजीद रिड्यूस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। एज्यूम कर रहा हूं कि ये टेक्स्ट जो आपके सामने मेंशन्ड है आपने इसको 1 गो में पहले रीड कर लिया होगा। अब हम सेकंड रीडिंग दे रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क बिहाइंड एवरी सिंगल ग्रेट प्रोडक्ट इज वन ग्रेट टीम। इस लाइन को अगर मैं देखता हूं तो ये एक मेन आइडिया इंट्रोड्यूस कर रही है। तो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग ये है कि मैं इसे रिड्यूस नहीं करूंगा, कंसाइज नहीं करूंगा, बल्कि इसे रीफ्रेज कर दूंगा। आप लोग चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, मेन आइडिया है तो मैं इसको रिड्यूस नहीं कर रहा, आगे के सेंटेंसेस को ज्यादा रिड्यूस कर दूंगा। अब मैं इसको रिफ्रेज ऐसे कर देता हूं कि लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क बिहाइंड एवरी सिंगल ग्रेट प्रोडक्ट इज वन ग्रेट टीम। मैं कह सकता हूं कि द सक्सेस ऑफ एनी ग्रेट प्रोडक्ट इज द एफर्ट ऑफ ग्रेट टीम।
ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास कि एज इन द गेम ऑफ सॉकर टीममेट्स आर सीन पासिंग टू ईच अदर फॉर फाइंडिंग अ परफेक्ट शॉट एंड एवरी प्लेयर इन द टीम प्लेज अ मीनिंगफुल एंड स्पेसिफिक रोल। अगर मैं इस लाइन को देखता हूं तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल दी गई है सॉकर की। आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप इस एग्जाम्पल को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आप सीधा बता दो इसका सेंट्रल आइडिया था क्या था इस एग्जाम्पल का, जो कि लिखा हुआ है कि टीम वर्क में हर मेंबर का एक मीनिंगफुल और स्पेसिफिक रोल होता है। तो मैं कह सकता हूं इन टीम वर्क एवरी मेंबर हैज अ मीनिंगफुल एंड स्पेसिफिक रोल। अगला सेंटेंस लिखा है इंस्टिलिंग वर्कर्स विद अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट has been seen to boost efficiency, accelerate idea generation, improve communication, share the workload, nurture a culture where every employee experiences a deep sense of attachment and empowerment. अब इस सेंटेंस में देखें तो पूरी लिस्ट दी हुई है बेनिफिट्स की कि अगर आप टीम स्पिरिट को इंस्टिल करते हो अपने वर्कर्स में। अब हम क्या करेंगे कि समराइज कर देंगे की पॉइंट्स को। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क एनहांसेस एफिशिएंसी, आइडिया जनरेशन, कम्युनिकेशन, वर्कलोड शेयरिंग एंड क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ अटैचमेंट एंड एम्पावरमेंट। यानी कि मैंने सारे सेंटेंसेस हटा दिए, मैंने बता दिया कि टीम वर्क क्या करती है। इसमें लिखा हुआ है एफिशिएंसी का जिक्र किया हुआ है, आइडिया जनरेशन का जिक्र किया हुआ है, कम्युनिकेशन का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने बताया वर्कलोड को शेयर कर रहा होता है। तो ये ऐसा कल्चर क्रिएट कर देता है जो कि अटैचमेंट और एम्पावरमेंट शो कर रहा होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है टीम वर्क इज एन एक्सरसाइज वेयर मेंबर्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट अमंग देमसेल्व्स टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और सेट ऑफ गोल्स। इन दो लाइंस को मैं देखता हूं तो कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन को रिड्यूस कर देंगे। इसमें बहुत सारी अननेसेसरी बातें लिखी हुई हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, पीपल के बारे में लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करके सिंपल कर दो, टीम वर्क इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिंग टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। कि टीम वर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोलैबोरेशन होती है जो आपको हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है इन द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी टीम वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इन पर्सन और ऑनलाइन। ठीक है, अब सिंपल इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है कि वर्क एनवायरनमेंट में आजकल के दौर में टीम वर्क जो है वो इन पर्सन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सिंपल, टीम वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इन पर्सन और ऑनलाइन। ठीक है, ये आपने इसको रिड्यूस कर दिया। फिर ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इट मे ऑल्सो बी नोटिफाइड इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द टर्म्स ऑफ टुडे आर प्रीटी मच डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू दोज इन द पास्ट डेकेड। कंपेयर कर रहा है और दो बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी है, टर्म्स ऑफ टुडे और पास्ट डेकेड। सिंपल कर दो, मॉडर्न टीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पास्ट डेकेड। कि अभी की टीम्स पिछली टीम से बेहतर है, डिफरेंट है। उसके बाद आ जाएगा फॉर instance, the team of 21st century are more dynamic and more diverse and come with set of unique skills that usher new challenges as well as chances. अब इसमें आप लिख दोगे मॉडर्न टीम्स जो है वो डायनामिक होती हैं, डाइवर्स होती हैं, ये बात आपने ऊपर से निकाल ली। फिर लिख दिया कि उनके अंदर जो है वो कॉमन यूनिक स्किल्स होती हैं जो कि प्रोवाइड करती है न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न टीम्स आर डायनामिक, diverse and come with unique skills that provides new challenges and opportunities। आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपके पास आ जाएगा thus every single project that calls for teamwork can also function as a much needed opportunity for professional development and personal growth। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, बताया कि टीम वर्क जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ की। तो आप इन पॉइंट्स को सिर्फ समराइज कर दो टीम वर्क प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। क्या आपने बता दिया कि टीम वर्क जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ की। बाकी सारे फंक्शंस वगैरह जैसे वर्ड आप काट दो, इससे आपका टेक्स्ट समराइज और प्रिसाइज हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है डिजिटल लिटरेसी, the expertise to utilize information communication technology is increasingly significant in team settings while technology continues to rule today's workplace। अब इस सेंटेंस में हाईलाइट कर रहा है डिजिटल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को टीम सेटिंग में। तो आप क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, लिख दो डिजिटल लिटरेसी इज इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट इन टीम सेटिंग्स एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू रूल वर्क प्लेसेस।
इसके बाद लिखा हुआ है कि एन एटमॉस्फेयर ऑफ टीम वर्क एनकरेजेस एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। सिंपल बता रहा है कि टीम वर्क क्या करता है, वो प्रमोट करता है लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हो कि टीम वर्क फॉस्टर्स लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। तो इस तरीके से आपने अपने इस प्रेसी को कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करो कि आप जब ये लिख लो तो वर्ड काउंटिंग कर लो। अब जैसे मैं इसकी वर्ड काउंटिंग करूं, मैंने इसको कॉपी किया पूरे इसको सिलेक्ट किया, तो मेरे पास आ रहे हैं 114 वर्ड्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ 6 वर्ड्स कम है, तो मैं एक सेंटेंस ऐड करके इस प्रेसी को कंप्लीट कर सकता हूं। तो मैं इसमें 6 वर्ड्स ऐड कर देता हूं। इस तरीके से आपकी जो प्रेसी है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप जो है आगे बढ़ जाएं। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं प्रेसी नंबर 2। पिछली क्लास में जैसे हमने एस्टैब्लिश किया था कि किसी टेक्स्ट को भी प्रिसाइज करना होता है या उसकी प्रेसी बनानी होती है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, जिस टेक्स्ट को प्रिसाइज करना है उसे आप पूरा 1 गो में रीड कर लें। नंबर 2, फिर पैराग्राफ वाइज या सेंटेंस वाइज चीज़ों को रिड्यूस करें, कंसाइज करें। नंबर 3, फिर आप चेक कर लें कि जो आपके पास वर्ड काउंट है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, टेक्स्ट उससे ज़्यादा या कम तो नहीं है। इन दिस केस 110 से 115। सो लेट्स बिगिन। पिछली क्लास में मैंने रीडिंग नहीं की थी 1 गो में, इस बार मैं आपको करके रीडिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट। व्हाई सॉफ्ट स्किल्स मैटर, मेकिंग श्योर योर हार्ड स्किल्स शाइन। सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करती है। सर, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को बाद में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू गेट एंड कीप अ जॉब यू टिपिकली नीड अ वैरायटी ऑफ टेक्निकल स्किल्स। किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए, उसे रिटेन करने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। फिर आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं, एक डेंटिस्ट की, एक सेक्रेटरीज की और एक अकाउंटेंट्स की। इनको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर देखते हैं कैसे कंसाइज करना है। डेंटिस्ट नीड टू नो हाउ टू फिल कैविटीज बियॉन्ड द टेक्निकल स्किल्स, दो विच डेंटिस्ट डू यू गो टू। कह रहे हैं कि हर डेंटिस्ट को पता होता है कि कैविटीज को किस तरीके से फिल किया जाता है, ये टेक्निकल स्किल्स है। लेकिन इन टेक्निकल स्किल्स के अलावा और कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आप डेंटिस्ट के पास जाते हो? क्या उस डेंटिस्ट के पास जाते हो जो प्लेजेंट है, जो टाइम निकालता है कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करे, या उन डेंटिस्ट के पास जाते हो कि जो सिर्फ आपको एक नंबर के तौर पर ट्रीट करता है कि एक नंबर आए और आप क्या करो कि डॉक्टर उसको ट्रीट कर दे। फिर एग्जाम्पल दी सेक्रेटरीज की। सेक्रेटरीज का बहुत हेक्टिक काम होता है, उनको 100+ वर्ड्स पर मिनट लिखने होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरीज के अलावा बहुत सारे काम और मौजूद होते हैं। तो आप किस सेक्रेटरी को हायर करोगे जो कि जिसका एटीट्यूड अपबीट है, पॉजिटिव है, जो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, या उस सेक्रेटरी को हायर करोगे जो कि इनफ्लेक्सिबल है अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करता। नंबर 3 एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है कि आप किस अकाउंटेंट को प्रेफर करोगे? द वन हु हैज ग्रेट वर्क एथिक एंड encourages his colleagues is and the one who will likely excel in the position and organization। हम किस अकाउंटेंट को प्रेफर करेंगे जिसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, वो अपने कलीग्स को इंकरेज करता है, वो अपनी पोजीशन में एक्सेल करता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करना चाहता है। इन तीनों एग्जाम्पल में या इसके अलावा जितनी भी हमारे पास प्रोफेशंस मौजूद हैं, पोजीशंस मौजूद हैं, उन सब में सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। फिर हम इन सारे पैराग्राफ्स को एक साथ कंसाइज कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पैराग्राफ क्या बात कर रहे हैं। While your technical skills may get your foot in the door, your people skills are what open most of the doors to come। टेक्निकल स्किल्स आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंटर करा देगा, लेकिन सक्सेस के लैडर में आपको पीपल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स हेल्प करेंगे। अब आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नजर आ रही हैं, जैसे कि आपका वर्क एथिक्स, आपका एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा बहुत सारे पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो कि सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, आपके करियर सक्सेस के लिए क्रूशियल है। तो सर, सॉफ्ट स्किल्स आपकी पर्सनल स्किल्स होती हैं जो आप कैरी कर रहे होते हो, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉजिटिव आपका नेचर होता है, वो सारे सॉफ्ट स्किल्स कहलाते हैं। तो ये आपको हेल्प करते हैं आपके करियर के सक्सेस लेडर में आपको ऊपर ले जाने में। अगला पैराग्राफ कहता है विद दीज सॉफ्ट स्किल्स यू कैन एक्सेल एज अ लीडर। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स कैरी करते हो बहुत सारी, तो आप लीडर बन सकते हो और एज ए लीडर आप एक्सेल भी कर सकते हो। और इन सॉफ्ट स्किल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेलीगेशन, मोटिवेशन और टीम बिल्डिंग स्किल्स भी बेहतर हो जाएंगी।
और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोगों के साथ चला जाता है और किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। लास्ट पैराग्राफ में बात हो रही प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्ट स्किल्स को अंडर वैल्यू करती है और उसकी ट्रेनिंग वगैरह पे काम नहीं करती। कुछ वजूहात की वजह से उनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल को पहले से ही पता है कि ऑन द जॉब किस तरीके से बिहेव किया जाता है। वो अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो पंक्चुअलिटी फॉलो करेगा, वो इनिशिएटिव लेने का आदी होगा, वो फ्रेंडली होगा और वो हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करके देगा। तो सर इन पैराग्राफ्स को हम कंसाइज करते हैं। तो देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं। पहले मैं इस सेंटेंस को कंसाइज करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल आइडिया है। उसके बाद मेरे पास ये जो 3 एग्जांपल्स हैं मैं इनको एक साथ कंसाइज करके एक पैराग्राफ निकाल लूंगा, तो इसमें मेरी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगी। फिर मैं इन 2 पैराग्राफ को कंसाइज करूंगा एक पैराग्राफ में और फिर मैं जो आखिरी प्रॉब्लम है उसको आखिरी अलग से कंसाइज करके शो कर दूंगा। तो लिखा हुआ सॉफ्ट स्किल्स आर एसेंशियल फॉर करियर सक्सेस एंड कॉम्प्लीमेंट टेक्निकल स्किल्स। सर पहली लाइन में ये लिखा था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या करती हैं? कॉम्प्लीमेंट करती है टेक्निकल स्किल्स को। वेदर इट्स चूजिंग अ डेंटिस्ट, सेक्रेटरी और अकाउंटेंट, इट्स प्लेजेंट डिमीनर, हेल्पफुलनेस, वर्क एथिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड दैट मेक्स अ डिफरेंस। चाहे आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, सेक्रेटरी हो, अकाउंटेंट हो, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। आपके प्लेजेंट डिमीनर्स होते हैं, आपकी हेल्पफुलनेस होती है, आपका वर्क एथिक होता है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो आपको डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सर जो बाकी के जो सेंटेंस, जो 3 एग्जांपल्स थी, मैंने उनको इस एक छोटी सी लाइन में कंसाइज कर दिया। उसके बाद हमारे अगले पैराग्राफ में बात लिखी थी कि टेक्निकल स्किल्स आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करा देगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स क्या करेगा? आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और ओपन करेगा। तो सर मैंने उस पैराग्राफ को भी एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ था कि सॉफ्ट स्किल्स आपको एज ए लीडर हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डेलीगेशन में, मोटिवेशन में और टीम बिल्डिंग में। तो मैंने उस पैराग्राफ को भी एक लाइन में कंसाइज कर दिया। गुड सॉफ्ट स्किल्स एनेबल इफेक्टिव लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेलीगेशन, मोटिवेशन एंड टीम बिल्डिंग। फिर मैं आ गया प्रॉब्लम पे। मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम वाली लास्ट लाइन को मैं लास्ट में जो है वो कंसाइज करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि अनफॉर्चुनेटली सॉफ्ट स्किल्स आर ऑफ्टन अंडर वैल्यूड, देयर इज इनएडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइडेड कंपेयर टू हार्ड स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशंस एज्यूम दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एज्यूम करता है कि एम्प्लॉय को पता होगा कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पंक्चुअलिटी क्या होती है, इनिशिएटिव कैसे लिया जाता है, फ्रेंडलीनेस क्या होती है, क्वालिटी वर्क को कैसे प्रोड्यूस करके देते हैं। recognizing the significance of soft skills and providing proper training is crucial। तो एंड में मैंने कंसाइज जो इसको कह सकते हैं कंक्लूड किया, वो उस तरीके से किया कि मैंने कहा कि रिकग्नाइज करना कि कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है सॉफ्ट स्किल्स और उसकी ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें इस पैराग्राफ को पढ़ने से पता चल जाता है। तो देखिए मैंने इन ही पैराग्राफ्स को कंसाइज करके एक एक लाइन में मैंने आपकी समरी निकाल ली। अब मैं चेक करता हूँ वर्ड काउंट। तो अगर मैं वर्ड काउंट चेक करता हूँ तो मेरे पास वर्ड काउंट बन रहा है 109। तो 110 से 115 चाहिए था, इसका मतलब है कि आई एम गुड टू गो। मैंने इसको सही लिख लिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा तीसरा स्टेप सेफ हो गया।